कभी सोचा है क्या जंग से भी कोई देश बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसे देश की कहानी जिसे बनाने के लिए जानबूझकर, बिल्कुल सोच समझकर युद्ध लड़े गए। तो चलिए जर्मनी के एकीकरण की इस दिलचस्प यात्रा को समझते हैं। हाँ, ये सवाल थोड़ा अजीब तो है। आखिर युद्ध का नाम सुनते ही तो बर्बादी और विनाश की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन जानते हैं, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि एक सोची समझी चाल के तहत यही संघर्ष, यही टकराव एकता का सबसे बड़ा जरिया बन गया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस दौर को समझते हैं। देखिए, 19वीं सदी के बीच की बात है। तब आज जैसा जर्मनी था ही नहीं। वो तो बस छोटे छोटे बिखरे हुए कई राज्यों का एक झुंड था। और इसी पहेली को, इसी उलझन को जर्मन प्रश्न कहा जाता था। सवाल बस एक था, इन सबको एक कैसे किया जाए? जरा सोचिए, दर्जनों अलग अलग राज्य, सबकी अपनी सरकार, अपने नियम कानून, कोई एक पहचान नहीं, कोई एक देश नहीं। अब इस चुनौती को सुलझाने का जिम्मा उठाया प्रशिया ने। उस वक्त प्रशिया इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा ताकतवर था। और इस पूरे बड़े प्लान के पीछे दिमाग था सिर्फ एक शख्स का, ओटो वॉन बिस्मार्क, जो प्रशिया के चांसलर थे। उनका एक ही सपना था, एक ही धुन थी, प्रशिया की अगुवाई में एक ताकतवर जर्मन राष्ट्र बनाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही था, आखिर ये होगा कैसे? बिस्मार्क का तरीका बड़ा ही दिलचस्प था। इसे बस लड़ाई समझना गलती होगी। ये तो एक बहुत बड़ी शतरंज की बाजी थी। हर जंग एक सोची समझी चाल थी। मकसद सिर्फ एक था, राजनीति के सारे समीकरणों को ऐसे बदलना कि सभी जर्मन राज्य खुद ब खुद एक साथ आ जाएं। और ये जो प्लान था ना, सुनने में बड़ा सीधा साधा था। बस 2 कदम। स्टेप 1, सबसे बड़े दुश्मन ऑस्ट्रिया को रास्ते से हटाओ। स्टेप 2, एक बाहरी दुश्मन खड़ा करो ताकि बाकी सारे जर्मन राज्य डर कर एक हो जाएं। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। तो प्लान का पहला हिस्सा, ऑस्ट्रिया। देखिए, जर्मन राज्यों पर प्रशिया की पकड़ के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो ऑस्ट्रिया ही था। सालों से वही इन जर्मन इलाकों का लीडर बना हुआ था और बिस्मार्क को ये बात अच्छे से पता थी कि इस तस्वीर को बदलना ही होगा। तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी लीडरशिप की। कौन बनेगा बॉस? एक तरफ प्रशिया ये साबित करना चाहता था कि जर्मन लोगों का भविष्य उसके हाथ में है, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया था जो अपनी पुरानी हैसियत, अपनी पुरानी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं था। और नतीजा बिल्कुल साफ, प्रशिया की मॉडर्न सेना ने ऑस्ट्रिया को धूल चटा दी। बिस्मार्क के प्लान का पहला और सबसे मुश्किल पड़ाव पार हो चुका था। अब जर्मन राज्यों का नया लीडर प्रशिया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया तो अदसीन से बाहर था। इसके बाद बिस्मार्क की नजरें टिकी थीं अपने प्लान के दूसरे और आखिरी हिस्से पर, एक कॉमन दुश्मन बनाना। और वो दुश्मन कौन था? फ्रांस। और ये बिस्मार्क की मास्टर स्ट्रोक थी, सबसे बड़ी चाल। उन्होंने उस वक्त पूरे यूरोप में फैल रही राष्ट्रवाद की भावना का बड़ी चालाकी से फायदा उठाया। उन्होंने फ्रांस को ऐसा उकसाया कि फ्रांस ने ही युद्ध का ऐलान कर दिया। अब जैसे ही ये हुआ, सबको लगा कि ये तो बाहरी हमला है। बस राष्ट्रवाद की आग ऐसी भड़की कि जो बचे खुचे जर्मन राज्य थे वो भी दौड़कर प्रशिया के साथ आ खड़े हुए। तो इन 2 बड़ी लड़ाइयों का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक नए देश का जन्म। ये सब बिस्मार्क के उसी शानदार प्लान का नतीजा था। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पता चलता है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। सोचिए, सिर्फ 5 साल के अंदर 2 बड़े बड़े युद्धों ने यूरोप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बिस्मार्क के प्लान की रफ्तार और उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। फ्रांस पर जीत के बाद उसी वर्साय के महल में जर्मन साम्राज्य का ऐलान हुआ। बिस्मार्क की वो मशहूर ब्लड एंड आयरन यानी रक्त और लौह वाली नीति कामयाब हो चुकी थी। जो इलाका कल तक बिखरा पड़ा था वो अब यूरोप की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन चुका था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या वाकई एक साझा दुश्मन लोगों को एक साथ ला सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास में तो बार बार उठता ही है, पर आज के दौर में भी उतना ही मायने रखता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में
दूसरों से तुलना करते रहते हैं। वो क्या कर रहा है, वो कितना आगे है, उसके पास क्या है। और इसी चक्कर में हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को भूल जाते हैं, खुद को। सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उस ताकत को पहचान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं, तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, दूसरे लोग तुमसे बेहतर हैं। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हम खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया आपको उतना ही कमजोर मानती है जितना आप खुद को मानते हो। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक दुनिया भी आपको नहीं पहचानेगी। अब सवाल यह है, अंदर की ताकत पहचाने कैसे? पहला कदम है खुद के साथ समय बिताना। जब आप अकेले होते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तभी आप अपने असली विचारों को सुन पाते हो। दूसरा कदम, अपने डर का सामना करना। जिस चीज से आप डरते हो, अक्सर वहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। तीसरा कदम, छोटी छोटी जीत को पहचानना। हम बड़े अचीवमेंट्स का इंतजार करते हैं, लेकिन असली ताकत छोटी छोटी जीत से बनती है। दोस्तों, जब आप खुद को समझना शुरू करते हो, तो आपको एहसास होता है कि आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, आप खुद अपनी मोटिवेशन बन जाते हो। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, कभी हालात आपके खिलाफ होंगे। लेकिन अगर आपने अपने अंदर की ताकत पहचान ली, तो आप हर बार उठ खड़े होगे, क्योंकि अब आप दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करते हो। और याद रखना, जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है, उसे हराना लगभग नामुमकिन होता है। तो आज से एक फैसला लो, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को पहचानने के लिए जीना शुरू करो। क्योंकि आपकी असली ताकत आपके अंदर ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये पॉडकास्ट आपको अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करेगा। फिर मिलेंगे एक नई सोच